हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी 6 क्लास की हिंदी की जो न्यू बुक आई है मल्हार, उसका चैप्टर नंबर 8। इससे पहले हम इसके 7 चैप्टर ऑलरेडी डन कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम करेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है सत्रिया और बिहू नृत्य। नृत्य क्या होता है? नृत्य होता है डांस। तो सत्रिया और बिहू एक डांस फॉर्म है जिसे आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। संस्कृति क्या होती है? ये होता है कल्चर। तो भारत एक विशाल देश है कि भारत में बहुत सारे क्या है, राज्य हैं। कितने राज्य हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो मैंने क्या बताया कि भारत एक विशाल देश है, यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं। और रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन यानी होती है पुरानी, एंशियंट। क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका इतिहास बहुत बड़ा है और इसकी जो संस्कृति है वो पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य यानी डांस, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं। कि यहाँ का जो डांस फॉर्म है, यहाँ का जो म्यूज़िक है और पेंटिंग है, कल्चर है, यहाँ का खान पान है, यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ के जो कपड़े हैं, वो सब देख के क्या होते हैं, लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं देखने के लिए। इस पार्ट में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में वे कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें एक फैमिली है जो क्या है, भारत में घूमने आए हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। तो क्या है, ये है एंजेला जो कहाँ रहती है, लंदन में। और क्या है, उसका जो स्कूल है वो घर से दूर नहीं है। उसका कोई सगा भाई बहन नहीं है, उसका कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। उसके तो दोस्त हैं, एक का नाम है जेम्स और एक का नाम है कीरा। वो उन्हीं के संग अपना टाइम स्पेंड करती है। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते हैं। काल्पनिक होते हैं इमेजिनरी, जो इमेजिन करके गेम्स खेले जाते हैं, वो खेलती है। उन्हें ऐसी कहानियों के पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। तो उन्हें ये पसंद था कि वो दूर दराज की दुनिया में घूमें। तो ये क्या थे, इमेजिनरी, इमेजिन करके ये गेम खेलते थे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियां सच साबित होने वाली है, कि जल्दी वो कहाँ जाने वाली है, घूमने जाने वाली है। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता क्या होती है, एक छोटी सी स्टोरी बनाई जाती है किसी भी एक टॉपिक को लेकर, तो क्या होता है उसे डॉक्यूमेंट्री कहती है। इसके जो टाइम होता है ज़्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही होता है। तो उसकी मम्मी थी एंजेला की, जिनका नाम क्या था, एलेसेंड्रा। तो वो फिल्म निर्माता थी, डायरेक्टर थी, मूवीज़ बनाती थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकेडमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। तो उसकी मम्मी को क्या करना था, जो असम है वहाँ पे जो डांस फॉर्म है उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। पेचीदा बात यह है कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। तो उन्हें 1 महीना दिया था, कहाँ, डांस, असम की जो डांस फॉर्म है उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सके। तो क्या था, उनकी जो मम्मी थी, एंजेला की मम्मी ने क्या करा, उसके स्कूल से हॉलीडेज और आगे बढ़वा दिए और छुट्टी लेकर वो कहाँ गई थी, असम गई थी। और उसके जो पिता थे उनके पापा को भी लेकर गई थी एंजेला के। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, क्योंकि उसे अचानक बताया गया था कि वो भी उनके साथ जा रही है। पर उसकी माँ समय से ये काम पूरा कर सकी, इसलिए वे सभी जल्दी से तैयार भी हो गए। तो देखो इसमें दिखाया गया है ना पिक्चर में, तो कहाँ, ये है लंदन और ये कहाँ पर आ रहे हैं, ये आ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा भारत है। और भारत में इस साइड क्या है, असम। तो ये इतनी दूर से यहाँ पर आ रहे हैं। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी।
यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ बातें बताई। तो क्या था, जब वो प्लेन में आ रहे थे तो उसकी जो मम्मी थी, क्योंकि अचानक से एंजेला को बताया गया था कि वो असम जा रही है, तो उसे कुछ पता भी नहीं था कि वहाँ पे वहाँ का कल्चर क्या है। तो उस समय जब वो यहाँ आ रही थी असम में, तो उसकी मम्मी ने सब बताया उसके असम के बारे में, कि असम की खूबसूरती कैसी है, डांस फॉर्म कैसा है, कल्चर कैसा है। उसकी मम्मी ने एंजेला को सब बताया। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है। उत्तर पूर्वी क्या होता है, देखो इस तरीके से, ये वाली डायरेक्शन होती है उत्तर और ये होती है दक्षिण, इधर की होती है पूरब और ये होती है पश्चिम। तो उत्तर पूर्वी होता है, ये है उत्तर और ये है पूरब। तो इसका जो बीच का ये इलाका है, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा उत्तर पूर्वी। तो क्या बोला उन्होंने, तो जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या है, असम है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। तो असम में क्या क्या फेमस है, वहाँ का जो वन्य जीवन है, जो मतलब वहाँ के जो जंगल वगैरह है, वहाँ पे जो जानवर है वो बहुत फेमस है। और वहाँ पे जो रेशम का भी काम किया जाता है, रेशम कैसे उत्पादन किया जाता है वो बहुत फेमस है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है वहाँ के चाय के बागान, कि असम में बहुत ज़्यादा चाय की क्या की जाती है, खेती की जाती है। नेक्स्ट है, इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो क्या है, असम में एक नृत्य भी किया जाता है, जिसे बोला है कि समृद्ध परंपरा है, एक परंपरा का नाम दिया गया वहाँ पे। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। तो जब एंजेला वहाँ पे जा रही थी असम में, तो कौन सा महीना था, अप्रैल का महीना था। असम में ये नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। तो क्या था, जब वो आ रहे थे एंजेला और उसकी मदर और उसके अपने फादर के साथ, जब वो असम आ रहे थे तो वो अप्रैल के महीने में आ रहे थे। तो अप्रैल के महीने में असम में क्या होता है, नया साल मनाया जाता है, उनका न्यू ईयर होता है उस समय। और उसे और वहाँ पे जो एक खास त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है बिहू। याद रखना है आपको नाम, जब आप बहुत बड़े हो जाएंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो बिहू त्योहार है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि ये असम में ही मनाया जाता है, ठीक है। तो एंजेला उसी रात उसको देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। क्या बताया, बिहू क्या त्योहार है, कृषि आधारित, यानी कि खेती पर आधारित एक त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है, कि भारत में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा किसका है, किसान का है। असम में बिहू साल में 3 बार बनाया जाता है। कितनी बार बनाया जाता है, 3 बार। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान को रोपते हैं, और फिर तब जब खेतों से अनाज तैयार हो जाता है। तो कितनी बार बनाया जाता है, बिहू साल में 3 बार बनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज को बोता है, फिर वो धान को रोपते हैं, और उसके बाद कब, जब पूरी जो अनाज है वो बनकर तैयार हो जाता है, खेती पूरी अच्छे से तैयार हो जाती है, तब मनाया जाता है। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रभ रह गई। क्या होता है हतप्रभ, क्या होता है, एकदम से, मतलब इतना सारे चमक चौंध देखकर वो एकदम हैरान रह गई इस तरीके से। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। क्या है, एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक मंच लगाया गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। अब एंजेला बता रही कि उसने वहाँ क्या देखा, कैसे वहाँ पे उत्सव का माहौल था, कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसके नीचे ही उन्होंने एक स्टेज सा लगाया था। मंच क्या होता है, स्टेज। वहाँ स्टेज लगाया था और जिसके आसपास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोग पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। तो क्या बता रही है, उसने इतने सारे लोग एक पेड़ के नीचे कभी नहीं देखे थे। तो बता रही है ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी टाइम मशीन में आके बैठ गई हूँ। या क्या वह उस वक्त किसी सपने की दुनिया में थी। तो क्या कह रही है कि या तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ, इतने सारे लोग एक साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हो या खड़े हो। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे थे। वाद्य यंत्र क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं,
उसे क्या कहते हैं, वाद्य यंत्र। और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहनी हुई थी। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। तो एंजेला ने बताया कि जो लड़के थे वो तो उन्होंने तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले रखा था, और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की डिजाइन वाली खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी। उनका हिलता डुलता शरीर, हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। तो एंजेला सोच रही है उन सबको देखकर, उनका डांस देखकर, कि वो भी अपने घर पर जाके और बसंत के आगमन पे, जब बसंत ऋतु आएगी तो वो भी इनकी तरह ही ऐसा डांस करेगी। उसकी ऐसी इच्छा है, वो सोच रही है वहां बैठे बैठे। बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला ने, उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे बिहू कैसा लगा। तो वो कह रहे कि जब एंजेला वहाँ थी, जब उसके परिवार ने वहाँ पे क्या करा, लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। मतलब उस समय जब उनके यहाँ बिहू त्योहार मनाया जाता है तो अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाई जाती है, जिसे एंजेला और उसके पूरे परिवार ने खाया। और जब वो वहाँ से वापस लौट रहे थे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उसे जो उनका त्योहार था असम वालों का कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। तो उसके मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो सोच रही थी कि किस तरीके से त्योहार है, कैसे मनाया जाता है। और उसे ये भी अच्छा लगा कि उनके जो उत्सव है, यानी कि उनका जो ये त्योहार है, जो फेस्टिवल है, और उनका जो डांस फॉर्म है, दोनों का ही नाम क्या है, उन्हें बिहू ही कहा जाता है। ठीक है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि जो यहाँ पे जो संगीत होते हैं, जो सॉन्ग वगैरह गाए जाते हैं, क्या वो नृत्य या डांस जो होते हैं वो फेस्टिवल पे ही होते हैं। तो माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर में भारत में बहुतायत ऐसा होता है। तो उसकी मम्मी ने कहा जो अपनी भावनाओं को है, जो अपने थॉट्स होते हैं, जो अपने एक्सप्रेशन होते हैं, लोग कैसे कैसे व्यक्त करते हैं, अपने डांस फॉर्म से या अपने सॉन्ग से या अपनी पेंटिंग से क्या करते हैं, बताते हैं। और ज़्यादातर ऐसा कहाँ होता है, भारत में। बहुत सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग डांस फॉर्म होती है, अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, और सबकी संस्कृति और कल्चर कैसा है, अलग अलग है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। तो क्या है, असम का जो बिहू डांस है वो वहाँ की फसल लगाने से ले, मतलब खेती करने से लेकर उनके बसंत आगमन, जो बसंत आती है, बसंत ऋतु आती है, उसके आगमन से अच्छे से जुड़ा हुआ है। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त थी। तो यह थी एंजेला की मम्मी। तो क्यों गई थी असम में, वो तो इन्हें एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, इसलिए वो वहाँ गई हुई थी। तो उनका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेने में थोड़ी बिजी थी। एंजेला ने काफ़ी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। तो वो महसूस कर रही है कि मैं जहाँ लंदन में रहती हूँ और असम का जो जीवन है कितना अलग है, कितना डिफरेंस है दोनों में। उसने उसे अपनी माँ पर गर्व भी हुआ, उसे अपनी मम्मी पे प्राउड भी हुआ कि मेरी मम्मी इतनी दूर आई है और कैसे मूवी बना रही है, किस तरीके से लोगों से कनेक्शन कर रही है और इंटरव्यू ले रही है। तो उसे अपनी मम्मी पे क्या हुआ, गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ों को एक साथ दिखाते हैं। तो उसने अपनी मम्मी को क्या बोला है, एक साइंटिफिक कहानीकार। ठीक है। अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए। कहाँ हुए, उत्तरी असम, मतलब असम है, मान लीजिए ये असम है, तो यहाँ पे जो उत्तर दिशा होगी उसकी तरफ क्या हुआ, चलने लगे, रवाना हुए। जहाँ सभी सत्रों अर्थात मठों की पीठ है। सत्रों क्या बोला है यहाँ पे, मठों की पीठ है। वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रीय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। अब कौन सा नृत्य की बात हुई है, सत्रिया। इससे पहले कौन सा नृत्य था, बिहू। ठीक है, दोनों फॉर्म्स कहाँ की है, असम की ही बात हो रही है। ठीक है। जब वे दक्षिणापथ सत्र पे पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई। किससे हुई, रीना सेन से, जो असम की एक जानी मानी लेखिका हैं। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। तो क्या बता रहे हैं, जब एंजेला वहां पे गई थी, उत्तरी असम में गई थी, तो वहां पे उनकी मुलाकात हुई रीना सेन से, जो क्या है, एक लेखिका है जो कहानी लिखती है। तो वो उनके घर पे ही रुके थे, किनके घर पे, रीना सेन के घर पे। रीना आंटी की एक बिटिया थी जिसका नाम क्या था, अनु था। अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल
थी। तो क्या थी, अंजिला जो रीना सेन थी, उनकी जो बेटी का नाम क्या था, अनु था, और वो कितने साल की थी, 10 साल की। और एंजिला भी कितने साल की थी, 10 साल की। तो दोनों की एज क्या थी, लगभग समान थी। दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत क्या कर दी, शुरू कर दी। दोनों अपनी अंग्रेजी में बोलने लगे। अनु ने एंजिला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। एंजिला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे, जो थोड़े अलग तरह के थे। गुड़िया लकड़ी के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर थे। तो देखो, एंजिला किसके, अनु के जो खिलौने थे उसको देख रही है और क्या बता रही है, देखो थोड़े से अलग थे। एक तो थी गुड़िया, लकड़ी से बने हुए खिलौने थे। नारियल की जटा, जो नारियल होते हैं ना, उसके ऊपर के जो वो बाल से होते हैं, उसे वो जटा कह रहे हैं, उससे बने क्या थे, उसके घर थे। कितने अनोखे खिलौने हैं। तो एंजिला को वो खिलौने कैसे लग रहे थे, बिल्कुल अलग लग रहे थे। इससे पहले उसने वो खिलौने कहीं नहीं देखे थे। उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लकड़ी का बना तीर कमान था। तो अनु को कौन सा खिलौना पसंद था, जो लकड़ी से एक तीर कमान बना हुआ था, वो पसंद था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। तो जो भगवान राम है, आपने देखा होगा, उनके पास एक धनुष होता है और तीर कमान होता है। तो उसी को वो कह रही है कि उसको लेकर वो बहुत पसंद थे, उसको तीर कमान। और वो राम भी, उसे राम बनना भी बहुत अच्छा लगता था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण। तो क्या थे, अब एंजेला थी वो एक स्टोरी सी प्ले कर रहे हैं, तो वो अनु थी वो तो राम बनी थी। और जो एंजेला थी, जो एक शक्तिशाली जो रावण था, वो बनी थी। वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फांद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। तो वो क्या कह रहे हैं कि एंजेला और अनु ने देखा, जो उसकी मदर थी एंजेला की, एलेसेंड्रा, उन्होंने वैष्णव मठ के सभागार में जो डांस कर रहे थे साधु, उनका फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या क्षत्रिय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए ही है। अब एंजेला सोच रही है, जो मम्मी उसकी फिल्म बना रही है उसमें तो साधु लोग नाच रहे हैं, ठीक है, जो बॉयज़ है वो नाच रहे हैं, तो क्या जो क्षत्रिय डांस फॉर्म है वो सिर्फ बॉयज़ ही करते हैं, तो ऐसा कौन है, एंजेला सोच रही है अभी। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य सिखाने लगे। तो क्या थे, कुछ साधु थे, जो मठ क्या होते हैं, जो एक जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, जो साधु संत होते हैं वो रहते हैं, तो क्या कहते हैं, उन्हें मठ कहने लग जाते हैं। तो कह रहे कुछ साधु जो मठों से बाहर आए और उन्होंने कुछ पुरुषों और महिलाओं को, कुछ आदमी और औरतों को क्या सिखाया, ये क्षत्रिय नृत्य सिखाया। शुरू में ऐसे साधुओं को मठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला क्षत्रिय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई। तो शुरू शुरू में क्या था, जो इनको नहीं सिखाया जाता था, महिलाओं को क्षत्रिय नृत्य नहीं सिखाया जाता था, लेकिन कुछ साधुओं ने वो सिखाया। तो क्या कह रहे हैं उसमें, तो उन्हें मठों से निकाल दिया जिन्होंने डांस सिखाया औरतों को। लेकिन आधुनिक दौर में, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल तो महिलाएं क्षत्रिय नृत्य बहुत करती हैं, अब उनके लिए आम बात हो गई है। उस रात माँ क्षत्रिय नृत्यांगनाओं की फिल्मांकन करने वाली थी। तो उस रात क्या थी, जो एंजेला की मदर थी, वो जो क्षत्रिय नृत्य जो करती, नृत्यांगनाओं जो डांस करती है ना, जो लेडीज जो डांस करती है, उन्हें नृत्यांगना बोला गया है, ठीक है। तो उनका फिल्मांकन करने वाली थी, उनकी मूवी बनाने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। तो एंजेला क्या थी, बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, एक्साइटेड थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी क्षत्रिय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दे। तो वो रीना आंटी जो थी, जिनके घर वो रुके हुए थे, उन्होंने उससे आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि आप अनु को भी हमारे साथ भेज दो। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उस रात अनु और एंजेला सत्य नृत्य देखने गए, उसने जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। अब एंजेला और अनु क्या थे, सत्य नृत्य देखने गए। अब उसमें क्या था, सत्य नृत्य में एक कहानी सी प्रदर्शित की जाती है डांस फॉर्म में, जिसमें क्या है, भगवान विष्णु के दो द्वारपाल है। द्वारपाल क्या होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं ना, गेट पे खड़े रहते हैं, उन्हें यहाँ पे द्वारपाल बोला गया है, जिनका नाम क्या है, जय और विजय। वो गेट के दोनों साइड खड़े रहते हैं, ठीक है। पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही थी। पर्दा उठा, जब भी कोई स्टोरी शुरू होती है, अगर आपने देखी हो, तो सबसे पहले पर्दा डाला होता है, फिर वो पर्दा उठता है, तो उसकी बात की गई है कि पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफ़ेद पगड़ी नुमा जो टोपी लगा रखी है वो कैसी है, पगड़ी के आकार की है और वाइट कलर की है। उसमें दो महिलाएं हैं जो क्या कर रही है, नृत्य भी कर रही है और नाटक शैली भी वो दिखा रही है।
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी, तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। अब क्या था, अब नाटक की शैली क्या है, जैसे वो डांस फॉर्म में दिखा रहे थे, तो क्या है, भगवान विष्णु है जो सो रहे हैं और उनके द्वारपाल पे कौन है, जय और विजय है। तो कुछ ऋषि होते हैं जो भगवान विष्णु से मिलने आते हैं, तो वो क्या होते हैं, जय विजय मना कर देते हैं कि हम आपको भगवान विष्णु से मिलने नहीं देंगे क्योंकि वो सो रहे हैं। तो क्या होता है, उन ऋषियों को गुस्सा आ जाता है और वो जय विजय को श्राप दे देते हैं। तो जब भगवान विष्णु की नींद खुलती है और उन्हें पता लगता है कि जब मैं सो रहा था तो पीछे से जय विजय को ऋषियों ने श्राप दे दिया, तो वो अपने द्वारपालों को बचाने के लिए क्या करते हैं, देखो इसमें लिखा है ना कि तो उन्हें क्या श्राप मिला था, असुर बनने का श्राप मिला था। असुर होते हैं राक्षस, राक्षस बनने का श्राप दिया था। तो जब भगवान विष्णु की नींद टूटी, उन्होंने देखा कि द्वारपालों को बचाने के लिए उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने वचन दिया कि वे जय विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। तो उन्होंने अपने जय विजय को मार दिया और श्राप से बचा लिया, और फिर वो दोबारा से जय विजय का दोबारा जन्म हुआ। फिर से वो क्या बने, भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। इस तरीके से तो उन्होंने श्राप से बचा लिया। एंजेला को ये कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी, तो एंजेला को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। क्षत्रिय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया, वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति क्षत्रिय नृत्य करने वाले पुरुषों कलाकारों से भी बेहतर थी। तो एंजेला क्या कहती है, जो पुरुष डांस करते हैं उससे भी अच्छा किसने करा था, इन महिलाओं ने डांस करा था। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस क्षत्रिय नृत्य ही घूम रहा था। जब से वो डांस देख कर आए थे क्षत्रिय नृत्य का, वो उसी के बारे में ही सोचे जा रहे थे, एंजेला और नृत्य अनु। उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपालों जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। अब वो दोनों भी उस तरीके का नृत्य करके देख रहे, जय विजय की तरह। एलेसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई और वे उन्हें क्षत्रिय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ ले गई। तो क्या था, एंजेला समझ गई थी कि बच्चे इस डांस फॉर्म में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, उन्हें डांस फॉर्म बहुत अच्छा लगा। तो जब एंजेला को उन दोनों कलाकारों का इंटरव्यू लेना था, तो वो क्या करती है, एंजेला और अनु को अपने साथ ले जाती है उन कलाकारों से मिलवाने के लिए। अब क्या होता है, एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उन नृत्यांगनाओं के नाम प्रिया और रीता थे। क्या थे, तो जो जय विजय की स्टोरी प्ले कर रहे थे, उन दोनों का नाम क्या था, प्रिया और रीता। वे लड़कियों को क्षत्रिय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थी। कुछ मुद्राएं क्या होती हैं, जो हाथ की कुछ परफॉर्मेंस होती है हाथ की, जिसमें जब नृत्य किया जाता है ना, तो उसमें ये हाथ की कुछ मुद्राएं होती हैं जिन्हें दिखाया जाता है। तो वो क्या करती है, जो दोनों लड़कियां थी जिन्होंने जय विजय का रोल प्ले किया था, रीता और प्रिया, वो क्या करती, लड़कियों को ये सिखा रही थी, क्षत्रिय और बिहू की मुद्राएं सिखा रही थी। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। एंजेला बहुत खुश थी। वापस लौटने के बाद वह भी चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रहती थी। तो एंजेला को वहाँ का डांस फॉर्म इतना पसंद आया कि वो खाना खाने और खेलने के दौरान क्या करती थी, वहाँ का डांस ही करती थी। वापस लंदन जाने के बाद वह भी उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वे असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही, रंग बिरंगा, क्षत्रिय और आनंदित करने वाला बिहू। तो क्या था, जब वो लंदन चलेगी तो भी वो क्या था, यहाँ का असम का क्षत्रिय और बिहू नृत्य को बहुत याद करती थी और क्या करती थी, उसकी तरह ही डांस करने की कोशिश करती थी। और उसकी माँ ने जो रिकॉर्डिंग्स की थी ना उस डांस की, उसे भी वो दिन भर देखती थी। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई थी और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए एक असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। अब क्या थी, उसकी मम्मी ने देखा एंजेला तो बहुत दिलचस्पी ले रही है इस डांस में, तो उन्होंने एक योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। तो क्या आता है, एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में, अपनी क्लास में क्या करा, स्वयं किए हुए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसने मतलब अपना डांस करके दिखाया और उसकी वीडियो बना ली और उस वीडियो को क्या करा, अपनी क्लास में दिखाया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को वह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई।
तो जब उन्होंने उसकी क्लास में उसकी वीडियो देखी डांस की, तो उसके सहपाठी यानी कि उसके जो क्लासमेट थे और उसके टीचर को उनका डांस बहुत पसंद आया। एंजेला को भी बहुत अच्छा लगा कि वो असम के इतने सुंदर नृत्य के कुछ झलक खुद करके कुछ उन्हें दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फ़िल्म बनाती होंगी। एंजेला सोच रही है कि मम्मी को भी ऐसा अच्छा लगता होगा जब भी वो कोई फ़िल्म बनाती हैं। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और सत्रिय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। तो एंजेला को बिहू और सत्रिय नृत्य बहुत अच्छा लगा और वो क्या करती थी, अपना मनोरंजन उसी डांस फॉर्म को करके करती थी। तो देखो कितनी अच्छी स्टोरी थी ना। किसने लिखी थी? ये लिखी थी जय मेहता ने। यहाँ लिखा है ना इनका नाम, ये है लेखिका, इनका नाम है जय मेहता और अनुवादक है शिवेंद्र कुमार सिंह, जिसे इसने ट्रांसलेट किया है। किसने किया है? ये किया है शिवेंद्र कुमार सिंह ने, क्योंकि ये किसी और लैंग्वेज में लिखा होगा, हमारे पढ़ने लायक इसमें करा है। ठीक है, अब है लेखिका से परिचय। तो देख लेते हैं लेखिका का परिचय क्या है। जय मेहता एक नृत्यांगना है। तो इनकी ये पिक्चर दिख रही है आपको, इनका नाम है जय मेहता और ये खुद क्या है, एक डांसर है। लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी है। तो क्या है, ये राइटर भी है, लिखती भी है और शिक्षिका, टीचर भी है। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती है। तो कितनी अच्छी स्टोरी लिखी ना इन्होंने, कितने अच्छे से हमें समझ में भी आई। तो इन्होंने क्या लिखा है कि ये सुंदरता के साथ बारीकी से शब्दों को पिरो लेती है, जिससे सबको समझ में आ सके। इनका जन्म कब हुआ है? इनका जन्म है 1977 में हुआ है। ये पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है। अब उन्होंने अपनी बुक लिखी है जिसका नाम क्या है, नृत्य कथा। उसमें से ये लेसन, ये पाठ उसमें से लिया गया, छोटा सा हिस्सा ही लिया गया। उनकी बुक तो बहुत बड़ी है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने किया है और चित्रांकन सुरुबा नतालिया ने किया है। मतलब उस कथा में जो पिक्चर्स होंगी ना, वो किसने बनाई है? वो बनाई है सुरुबा नतालिया ने। जय मेहता स्वयं भी ओडिसी नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही है। तो जो जय मेहता है वो क्या करती है, उड़ीसा में एक डांस है जिसका नाम है उड़ीसी। ठीक है, तो वहाँ के उड़ीसी डांस में वो पारंगत है, मतलब बहुत अच्छा करती हैं उन्हें। तो वो क्या करती है, देश विदेश में भी क्या करती है, अपने नृत्य को प्रस्तुत करती है, दिखाती है। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। नेक्स्ट है पार्ट से। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या है। आइए अब हम इस पार्ट को थोड़ा और निकटता से समझ लेते हैं। आगे दी गई गतिविधियां इस कार्य में आपकी सहायता करेंगी। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें मेरी समझ से, इसमें क प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाइए। तो आपको क्या करना है, जो इन फोर्थ में से, इन चारों में से जो भी आंसर ठीक है उस पर आपको स्टार बनाना है इस तरीके से। और देखो इसमें ख प्रश्न है। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने उत्तर क्यों चुने हैं। तो आपको इसका कारण भी बताना है कि आपने यही आंसर चूज क्यों किए हैं। तो मैंने इसका कारण साथ ही साथ में इसमें लिख दिया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ एलेसेंड्रा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है इसमें, वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। दूसरा है, उन्हें असम बिहू और सत्रिय नृत्य से बहुत प्रेम था। और थर्ड है, उन्होंने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। फोर्थ है, वे अपने कार्य में सहायता के लिए बेटी को लाई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला कि वे असम के जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। हमने चैप्टर पढ़ा ना कि वो फ्लाइट में आते वक्त अपनी बेटी को बता रही थी कि असम में क्या क्या कल्चर है और किस तरीके से वहाँ पे रहन सहन है। तो हमने यही आंसर क्यों चुना, इसका कारण भी मैंने यहाँ लिखा है। तो देखते हैं। एलेसेंड्रा असम की संस्कृति पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भारत आई थी, इसलिए उन्होंने असम के इतिहास का बारीकी से अध्ययन किया था और वे इसलिए असम की जीवन के बारे में बहुत कुछ जानती थी। दूसरा प्रश्न है इसमें, अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा क्यों? तो आपको बताना है उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ क्यों देखा था। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, अनु के पास खिलौने थे। सेकंड ऑप्शन है, दोनों की आयु एक समान थी। थर्ड है, दोनों को अंग्रेजी भाषा आती थी। और फोर्थ है, एंजेला अनु से असमिया भाषा सीखना चाहती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले उन्होंने एक दूसरे की तरफ इसलिए देखा था क्योंकि दोनों की आयु एक समान थी। तो इसका कारण हो जाएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है, जब एंजेला और अनु की मुलाकात हुई तो उन्हें तुरंत एक दूसरे में समानता महसूस हुई क्योंकि दोनों की उम्र करीब करीब समान थी।
यानी कि वो दोनों सेम एज की थी। यह समानता उनके बीच जल्दी से दोस्ती का कारण बनी, क्योंकि वो सेम एज ग्रुप के थे, इसलिए उन दोनों में दोस्ती बहुत आराम से हो गई। तो ये ख प्रश्न का क्या था, आंसर था ये दोनों, क्योंकि इन्होंने कारण पूछा था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मिलकर करे मिलान। पाठ में से कुछ शब्द चुनकर स्तंभ 1 में दिए गए हैं, उनसे संबंधित वाक्य स्तंभ 2 में दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और रेखा खींचकर शब्दों का मिलान उपयुक्त वाक्यांशों में कीजिए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की से सहायता भी ले सकते हैं। अब देखो, एक है स्तंभ 1 और एक है स्तंभ 2। तो इसमें फर्स्ट है सत्र का मीनिंग बताना है। एक तरफ तो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और इस तरफ इनकी मीनिंग है, इनके अर्थ है, तो आपको उनसे मैच करने हैं। जैसे फर्स्ट पेज में है सत्र, तो सत्र का क्या मीनिंग होता है, ये मैंने मैच करा है 6 से। इसका मीनिंग होता है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ये असम के मठ हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, सत्र कहते हैं। इनकी संख्या 500 से भी ज्यादा है। ये पूजा पाठ और धार्मिक गतिविधियों के स्थान है। सत्रीय नृत्य की उत्पत्ति इन्हीं सत्रों में हुई है। ठीक है, तो सत्रीय जो नृत्य था वो यहीं से उत्पन्न हुआ है, इन सत्र से। सेकंड क्या है, सेकंड है इसमें बोहाग बिहू। ये किससे मैच होता है, ये मैच हुआ है 4 से। इसका मीनिंग है असम में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। ये असम में नए साल की शुरुआत और बसंत के आगमन का प्रतीक है। थर्ड है इसमें लंदन, जो मैच होता है 2 से। लंदन का मतलब है यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड की राजधानी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका जीके का क्वेश्चन भी हो जाएगा कि इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो वो है लंदन। फोर्थ है गुवाहाटी। गुवाहाटी ये होता है 5 से मैच। इसका मीनिंग है भारत के असम राज्य का एक प्राचीन और सबसे बड़ा नगर है, क्या, गुवाहाटी। फिफ्थ है इसमें ब्रिटिश अकादमी, ये है 3rd से मैच। यूनाइटेड किंगडम देश की एक सरकारी संस्था है, क्या है ये इसका नाम, ब्रिटिश अकेडमी। 6th का है 20वीं शताब्दी। इसका मीनिंग होता है ये फर्स्ट वाला, ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी यानी 1 जनवरी 1901 से 31 दिसंबर 2000 तक का जो समय है उसे क्या कहते हैं, 20वीं शताब्दी। हम कौन सी शताब्दी में हैं, हम हैं 21वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको क्या इनका अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। इसमें क प्रश्न है, असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। तो आपको बताना है आप इस सब पंक्तियों से क्या समझते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा है ये, असम पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार क्या होता है, एंट्री, जहाँ से एंट्री की जाती है, जिस दरवाजे से, उसे कहते हैं प्रवेश द्वार। असम राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, वनस्पति, चाय के बागानों और समृद्ध नृत्य परंपरा के लिए भी जाना जाता है। प्रकृति ने असम को मनोहर भव्यता और वन्य जीवों की प्रचुरता का वरदान दिया है। प्रचुरता यानी कि वहां पे वन्य जीवन बहुत सारा है, मतलब बहुत सारे तरह तरह के जानवर हैं। असम के चाय के बागानों में देश के आधे से ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। असम में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं बिहू, भोगली, बोहग बिहू और कोंगाली, जिन्हें पूरे असम में धूमधाम से मनाया जाता है। अब देख लेते हैं ख प्रश्न। पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो इस लिहाज से आपको क्या समझ में आता है, तो इसका आंसर यहाँ है। देखो, नृत्य और संगीत का संस्कृति से गहरा संबंध है। तो जो हमारा कल्चर है ना, उससे हमारा नृत्य यानी हमारा डांस और हमारा जो संगीत है, सॉन्ग वगैरह क्या है, उससे बहुत गहरा संबंध है। यह जीवन जीने के तरीके हैं। नृत्य और संगीत में संस्कृतियों के समान विविधता है। इन कलाओं का प्रयोग पूरे इतिहास में सुख, दुख, प्रेम और अन्य भावनाओं को व्यक्त करने के लिए होता रहा है। विभिन्न संस्कृतियों और समाजों की विकास यात्रा में नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हमारी संस्कृतियों, जब भी कोई नया त्योहार होता है, आपको पता है कि अब सबसे ज़्यादा क्या होता है, कुछ स्पेशल फेस्टिवल पे कुछ स्पेशल सॉन्ग्स गाए जाते हैं। जैसे का होली हो गया, होली पे होली के त्योहार के जो गाने होते हैं वो गाए जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे त्योहार होते हैं, जैसे कि नवरात्रि होते हैं, उसमें डांडिया स्पेशल डांस होता है जो करा जाता है। तो क्या होता है, हमारी संस्कृतियों को भी दिखाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब है सोच विचार के लिए।
निबंध को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब यहाँ पे आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं इसमें। प्रश्न क है इसमें, एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसके मन में कौन कौन से विचार चल रहे होंगे वो आपको आंसर बताना है। तो आपको ये पढ़ के बताना है। तो इसका आंसर देखो यहाँ है, ये है उत्तर क। मलंग गांव में उत्सव का माहौल देखकर एंजेला हैरान रह गई। इतने सारे लोगों को एक साथ पहले कभी नहीं देखा था। सुंदर पोशाकों में लड़के लड़कियों का आकर्षण नृत्य देख वह मंत्रमुग्ध हो गई। मंत्रमुग्ध यानी कि बिल्कुल उसे बहुत अच्छा लगा, उसने पहले ऐसा कभी देखा ही नहीं था, बहुत प्रभावित हुई इससे। उसके मन में भी बसंत के आगमन पर नृत्य करने की इच्छा हुई। एंजेला भारतीय नृत्य परंपरा, मनमोहक संगीत और भारतीय समाज पर इसके गहरे प्रभाव के बारे में सोच रही थी। प्रश्न ख देखते हैं। बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है, कैसे? तो आपको बताना है कैसे आप कह सकते हैं कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। तो इसका आंसर ये है ख का। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। यानी कि जो असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है वो फसल लगाने, जब वो फसल बोते हैं तब मनाया जाता है, और जब बसंत आती है तब भी मनाया जाता है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान जब बीज बोते हैं तब मनाते हैं, फिर जब वे धान को रोपते हैं यानी कि वो धान लगाते हैं ना पानी में, तब बनाते हैं, और फिर अनाज तैयार हो जाने पर बिहू उत्सव आनंद से मनाया जाता है। जब उनकी फसल पूरी तरीके से तैयार हो जाती है उसके बाद भी वो बिहू त्योहार मनाते हैं। प्रश्न ग देखते हैं। ऐसा लगता है कि भारत से जाने के बाद एंजेला के मन में असम ही छाया हुआ था कि वो असम के बारे में ही सोच रही थी। पाठ से इस कथन के समर्थन के लिए कुछ उदाहरण खोज के लिखिए। अब आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं जिससे आपको पता लगे कि जो एंजेला थी लंदन जाने के बाद भी असम के बारे में ही सोच रही थी। तो देखो उत्तर ग यहाँ पे है। लंदन लौटने के बाद एंजेला असम राज्य के सत्रिया और बिहू नृत्य से अत्यधिक प्रभावित रही। वह हर पल भारतीय नृत्य का अभ्यास कर रही थी, यानी कि वो जो इंडियन डांस फॉर्म है उसको सीख रही थी। खाने पीने, चलने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी वो नृत्य ही करती रही। एंजेला ने लंदन में अपने स्कूल की कक्षा में स्वयं किए गए रंग बिरंगे सत्रिया और आनंदित करने वाले बिहू नृत्य को वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रदर्शित किया। तो इससे पता लगता है कि एंजेला जो है उसके मन में असम के डांस की इतनी छवि समा गई थी कि वो उसके बारे में ही सोच रही थी। प्रश्न घ इसमें, समय के बदलने के साथ साथ सत्रिय नृत्य की परंपरा में क्या बदलाव आया? तो देखो इसका उत्तर घ है। सत्रिय नृत्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है। तो भारत की जो शास्त्रीय नृत्य शैली है उसमें से क्या है? सत्रिय नृत्य एक है। सत्रिय नाम असम के मठों से आया है। 19वीं सदी का सत्रिय नृत्य केवल पुरुष नर्तक ही समर्पित और आध्यात्मिक तरीके से प्रस्तुत करते थे। तो जो 19वीं शताब्दी है उसमें जो सत्रिय नृत्य थे केवल पुरुष ही करते थे, मेल ही करते थे, महिलाएं नहीं कर सकती थी। आगे चलकर सत्रिय नृत्य मठों से बाहर निकला और महिलाएं भी सत्रिया सीखने लगी। उसके बाद क्या हुआ, जो विमेन्स थी, औरतों ने भी सत्रिया सीखना शुरू कर दिया। आधुनिक दौर में महिला सत्रिया कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना अब आम बात हो गई। अब क्या है, अब जो है सबसे ज्यादा महिलाएं ही सत्रिय नृत्य करती हैं। पहले कौन था? पहले सिर्फ पुरुष ही करते थे। ठीक है, तो ये इसमें क्या आया? बदलाव आया है। आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है निबंध की रचना। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक मलंग गांव में गए। गांव पहुंचने पर मां ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। तो ये कौन बता रहा है? एंजेला की मम्मी बता रही है एंजेला को। इन वाक्यों में बिहू और असम का एक ऐसा रोचक और सरस वर्णन किया गया है कि लगता है मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। इस निबंध में वस्तु, घटना, प्रदेश आदि का वर्णन किया गया है। तो क्या ये बार बार इस कहानी को कहानी ना कह के क्या कह रहे हैं? निबंध कह रहे हैं। जो ऐसे होता है ना, जैसे आप दीपावली पे लिखते हैं, होली पे लिखते हैं, ऐसे तो ये वही है। तो ये निबंध कह रहे हैं इसको।
इसमें जो कुछ भी स्वयं देखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इस प्रकार के निबंधों में घटनाओं का एक क्रम होता है। इनमें आम जीवन की बातें होती हैं। इनकी भाषा सरल होती है। उदाहरण के लिए होली, दीपावली आदि के बारे में बताना। निबंध तो हम इसी के बारे में लिखते हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं, देखो इस पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और इसकी बनावट पर ध्यान दीजिए। तो ये चैप्टर आपको एक बार फिर से पढ़ना है। इस पाठ की विशेषताएं पहचानिए और अपनी कक्षा में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे इस पाठ में लंदन से यात्रा शुरू करने से लेकर वापस लंदन पहुंचने तक के अनुभवों का वर्णन किया गया है। तो हमने पढ़ा ना, सबसे पहले जो एंजेला होती है, उसकी मम्मी होती है, उसके पापा लंदन से आते हैं, असम में आते हैं, फिर असम के वहाँ के कल्चर को देखते हैं और फिर दोबारा से लंदन जाते हैं। तो ये पूरी स्टोरी इस तरीके से एक सीक्वेंस में है। तो आपको ये सारी विशेषताएं देखकर और लिखनी है और क्लास में बतानी भी है। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। फर्स्ट है, इसमें निबंध में आम बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, लंदन से लेकर असम की यात्रा और सभी घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है, यानी कि एक सीक्वेंस में वर्णन है। थर्ड है, असम की संस्कृति और त्योहारों का सरल और सजीव वर्णन किया गया है। फोर्थ है, निबंध में व्यक्तिगत अनुभवों का सरल भाषा में वर्णन किया गया है, जो इसे और अधिक सजीव बनाता है। व्यक्तिगत अनुभव यानी कि जो एंजेला थी उसने अपने खुद के अनुभव बताए थे, जो उसने खुद एक्सपीरियंस करे थे, क्योंकि वो खुद गई थी वहां पे और उसने सब कुछ अपने आंखों देखा हाल बताया है। इसलिए ये क्या बनता है, इसको ये चीज और सजीव बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें अब है अनुमान या कल्पना से। आपको अपनी कक्षा में चर्चा करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और इसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का भी पूरा आनंद लिया। एंजेला और उसका परिवार बिहू नृत्य और उसके उत्सव को देखकर अचंभित क्यों हो गया, इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, तो ये है फर्स्ट का आंसर, उत्तर क। देखो, भारत के असम राज्य के लोक नृत्य बिहू त्योहार से संबंधित है। समूह में नाचते स्त्री पुरुष अत्यंत उत्साहित थे। लड़के वाद्य यंत्र बजा रहे थे। वाद्य यंत्र क्या होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं। और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक धारण की थी। पोशाक होती है जो उन्होंने ड्रेस पहनी थी, उसे क्या कहते हैं, पोशाक। मौज मस्ती से भरे नृत्य, स्वादिष्ट पकवान और मनोरंजन से भरपूर बिहू उत्सव से एंजेला और उसका परिवार अचंभित था। तो ये है उत्तर का। अब देखते हैं प्रश्न ख। जब तक एंजेला कुछ समझ पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। एंजेला और उसकी माँ एलिसेंड्रा ने भारत की यात्रा से पहले कौन कौन सी तैयारी की होंगी। तो आपको बताना है कि जब वो यहाँ पे असम में आ रहे थे तो उन्होंने यात्रा आने से पहले कौन कौन सी, जब आप कहीं घूमने जाते हो आप कुछ प्रिपरेशन करते हो ना, जाने से पहले अपने बैग पैक करते हो या बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप करते हो, तो आपको वही बताना है कि एंजेला और उसकी माँ ने यात्रा पे जाने से पहले क्या क्या तैयारी की। तो इसका आंसर है, एंजेला की माँ के पास 1 महीने का वक्त था। उनके पास कितना, 1 मंथ का वक्त था। उन्होंने स्कूल प्रशासन को इसकी जानकारी दी होगी और एंजेला के स्कूल से उसकी छुट्टियों की अनुमति ली होगी। उन्होंने यात्रा के लिए जरूरी दस्तावेज भी संभाले होंगे। डॉक्यूमेंट्री से संबंधित उपकरणों और वस्तुओं को ध्यान से पैक किया होगा, क्योंकि उन्हें तो वहाँ पे फिल्म बनानी थी, तो उससे संबंधित जो भी सामान था वो उन्होंने अच्छे से पैक किया होगा। इसके अलावा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान रखा होगा। जो हमारी पर्सनल बहुत सारी चीजें होती हैं वो भी रखी होगी। माँ ने भारत के असम राज्य में रहने के स्थान और शूटिंग के समय और स्थान की भी उचित जानकारी इकट्ठी की होगी। उन्होंने ये भी तो देखा होगा कि वहां जाके हमें कहाँ रहना है और मूवी कहाँ बनानी होगी, वो सारी चीजें भी देखी होंगी। इससे समय की बचत होती है और डॉक्यूमेंट्री निर्माण भी सुचारू रूप से होने में मदद मिली होगी। ठीक है, तो कहीं भी जाने से पहले जब हम पहले से ही प्रिपरेशन कर लेते हो क्या होता है, हमारे समय की बचत होती है। अब प्रश्न ग है इसमें, वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया गया था। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ के नीचे मंच क्यों बनाया गया होगा, तो आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर देखते हैं हम। हिंदू ग्रंथों में बरगद के पेड़ को पूजनीय माना जाता है। तो क्या होता है, जो हिंदू ग्रंथ है उसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से बरगद के पेड़ को पूजा जाता है। यह विशाल वृक्ष होता है और फैलाव के कारण
काफी लोग इसके नीचे व आसपास एकत्रित हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा होता है और इसके जो पत्ते होते हैं दूर तक फैले रहते हैं, इसलिए काफी दूर तक छाया रहती है। बिहू नृत्य के लिए बरगद के पेड़ रूपी प्राकृतिक मंच से बेहतर और क्या हो सकता था। साथ ही इस पेड़ का सांस्कृतिक महत्व भी है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या था, मंच बनाया गया था, क्योंकि उसके नीचे एक साथ बहुत सारे लोग आके बैठ सकते थे छाया में। नेक्स्ट है इसमें शब्दों की बात। नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियां दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश, अपने शिक्षकों और मित्रों की सहायता भी ले सकते हैं। असम से जुड़े शब्द हैं। इस पाठ में अनेक शब्द ऐसे हैं जो असम से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। अपने समूह में मिलकर उन शब्दों की पहचान कीजिए। इसके बाद उन्हें नीचे दिए गए स्थान पर भी लिखिए। तो क्या है, देखो संकेत के रूप में इन्होंने क्या दिया हुआ है, असम की नृत्य, त्योहार, भाषा आदि। तो आपको क्या करना है, नीचे ये इस तरीके का ये बॉक्स दिया हुआ है, तो आपको उसमें क्या लिखना है, असम की भाषा। तो ये होगी असम की भाषा। असम के जो डांस थे, नृत्य, ये मैंने लिख दिए सत्रिया और बिहू। और असम के जो त्योहार थे वो इन तीनों में आगे, एक था बोहाग बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। इस तरीके से आपको ये लिखना था। इन्होंने संकेत के रूप में ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है ना, नृत्य लिखने थे, त्योहार और भाषा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें तीन बिहू। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। फर्स्ट में क्या है, रोंगाली या बोहाग बिहू। ये कब मनाया जाता है, ये बैसाख या सामान्यतः अप्रैल में मनाया जाता है। फिर है भोगाली या माघ, माघ या सामान्यतः जनवरी में मनाया जाता है ये। फिर थर्ड वाला है कोंगाली या काटी। जब वो फसल काटी जाती है ना, तो इसे कोंगाली या काटी भी कहते हैं। ये मनाया जाता है कार्तिक या सामान्यतः अक्टूबर में। ठीक है, तो ये 3 बिहू हैं जो साल में 3 बार मनाए जाते हैं। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे हुए हैं। इसमें प्रश्न पहला है, इसमें एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा कौन सी बिहू के अवसर पर भारत आए थे, लिखिए। तो देखो इसका आंसर यहाँ लिखा है ऊपर, एंजेला और उसकी माँ एलेसेंड्रा अप्रैल के महीने में भारत पहुंचे थे। कब पहुंचे थे वो, अप्रैल के महीने में। यह अवसर रोंगाली या बोहाग का था। इसे बैसाख में मनाया जाता है, जिसमें किसान बीज बोते हैं। जब किसान बीज बोते हैं ना, वो उस महीने में भारत पहुंचे थे। इसमें प्रश्न दूसरा इन्होंने पूछा है, 3 बिहू के लिए लिखिए कि उस समय किसान खेतों में क्या कर रहे होते हैं। तो देखो इसका आंसर यहाँ है, असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले किसान जब बीज बोते हैं तब मनाते हैं और इसे रोंगाली या बोहाग बिहू कहते हैं। दूसरी बार धान रोपने पर, जिसे भोगाली या माघ कहते हैं, जब धान को रोपा जाता है ना तब मनाया जाता है। तीसरा जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है, जब फसल पूरी तरीके से पक के तैयार हो जाती है तब मनाया जाता है और इसे कहते हैं कार्तिक यानी अक्टूबर में मनाया जाता है और इसे कोंगाली या काटी बिहू भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट में पार्ट से आगे आपकी बात, अपने समूह में चर्चा कीजिए। तो क है इसमें, रीना आंटी की एक बिटिया थी जिसका नाम क्या था, अनु। बिटिया का अर्थ होता है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। आपको भी घर में कभी प्यार से बेटी, बिटिया ऐसे करके बुलाया जाता होगा। बिटिया जैसे ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। तो एक क्या है, एक बिट्टो भी है। तो आपको बताना है कि आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो आपको बताना है कि आपका जो भी नाम है और आपके घर में आपके मम्मी पापा, दादा दादी या बड़े भाई बहन आपको प्यार से किस नाम से पुकारते हैं। ठीक है, वो आपको अपनी क्लास में बताना है और खुद लिखना है। अब इसमें प्रश्न ख है, आपके नाम का क्या अर्थ है, आपका नाम किसने रखा, पता करके बताइए। तो आपका जो भी नाम है आपको उसका अर्थ बताना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम होगा निशा, हुआ किसी का नाम, तो क्या होगा, निशा का मतलब होता है रात। ठीक है, तो उसका नाम का अर्थ हो गया रात। और ये नाम किसने रखा, तो ये आपको खुद बताना है। जिसने भी रखा हो, चाहे आपकी मम्मी पापा ने रखा हो, नाना नानी ने रखा हो या दादा दादी ने रखा हो, वो आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न ग देखते हैं, वे एक साथ खेल रहे थे। आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं, बताइए। तो आपको बताना है कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं अपने मित्रों के साथ। तो जो भी खेलते हैं, फुटबॉल हुआ, कबड्डी हुआ या बैडमिंटन हुआ, क्रिकेट हुआ, जो भी गेम आप खेलते हैं वो आपको बताना है।
प्रश्न घ है इसमें, असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में पढ़ा है। आपके प्रांत में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं? आपको कौन सा नृत्य करना पसंद है? तो आपको बताना है आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे कौन सा डांस सबसे ज़्यादा फेमस है और कौन सा नृत्य करना आपको पसंद है। ठीक है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर की यात्रा। असम भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में 7 अन्य राज्य और भी हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा कीजिए। 8 राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। तो ये है, ये कहाँ पर है? पूर्वोत्तर राज्य। तो देखिए ये अपना जैसे भारत का मैप है, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बना देती हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। इस तरीके से भारत का मैप हो गया। तो यहाँ जो है ये वाले राज्य, तो यहाँ पे ये 8 राज्य हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे 7 सिस्टर्स है, जो आप इसके बारे में जानकारी खुद निकालेंगे। यहाँ पे ये राज्य आपको ये मैप में देखना है, इंडिया का मैप लेना है, उसमें आप देखेंगे कि कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम है। ये आपको खुद देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें है टाइम मशीन। तो देखो क्या लिखा है इसमें, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है? टाइम मशीन ऐसी काल्पनिक मशीन है जिसमें बैठकर बीती हुई या आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। तो टाइम मशीन क्या है? ये काल्पनिक है, इमेजिनरी मशीन है, जो असली में नहीं होती, सिर्फ इमेजिन में है। तो जिसमें बैठकर आप क्या होता है, बीते मतलब जो समय बीत गया है उसमें जा सकते हैं। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्मों में बनाया भी है। तो देखो आपने मूवी देखी होगी जिसमें वो जादू था, ऋतिक रोशन की मूवी थी, उसमें भी क्या होता है टाइम मशीन के बारे में, वो टाइम मशीन बनाते जिससे आप फ्यूचर देख सकते थे। ठीक है, एक मूवी का नाम मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके की टाइम मशीन के बारे में यह बात की गई है। तो इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जरा वो देख लेते हैं। जैसे प्रश्न का है, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में और कौन से स्थान पर जाना चाहोगे और क्यों? तो आपको बताना है, मान लीजिए आपको कहीं टाइम मशीन मिल जाती है और आपको उसमें बैठने का मौका भी मिलता है, तो आपको बताना है कि उस टाइम मशीन में बैठकर आप कौन सी जगह में जाएंगे और क्यों जाएंगे। ठीक है, ये आपको खुद बताना है। अब प्रश्न खा है, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक किसी ने ना बनाई हो, तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? तो आप क्या बनाना चाहेंगे आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने सुना है एक पारस होता है जिसे अगर घिस दो तो सब चीज़ें क्या हो जाती है, सोना हो जाती है। तो आप क्या बनाएंगे? मान लीजिए कोई बच्चा पारस बनाना चाहे, जैसे पहले नहीं है किसी के पास और आप बनाना चाहें, तो आपको ऐसी चीज़ें बनानी है। अगर आपको मौका मिलता है तो आपको ऐसी कोई चीज़ बनानी जो पहले नहीं बनाई गई हो, और आपको ये भी बताना है कि आपने इसे क्यों बनाया है। ठीक है, प्रश्न ग देखते हैं, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है? संग्रहालय होता है म्यूजियम। संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की प्राचीन वस्तुएं देखने को मिलती है। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा पर अवश्य कीजिए और उसके बारे में कक्षा में बताइए। तो अगर आपको टाइम मिलता है, मौका मिलता है किसी संग्रहालय यानी म्यूजियम में जाने का, तो आपको वहाँ जाना है, वहाँ पे देखना है कि किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे रखी होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कितने समय की वो चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें देख के आपको अपनी क्लास में बताना है। मान लीजिए जैसे कि अगर आप कोई म्यूजियम में जाते हैं जहाँ पे हिस्ट्री की यानी इतिहास की पुरानी चीज़ें रखी हैं, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे पुराने राजा महाराजा होते थे ना, उनकी ड्रेस मिलेगी, तब कौन से सिक्के चलते थे वो मिलेगी, किस तरीके के बर्तनों का यूज़ किया जाता था वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? म्यूजियम में होती है। ये भी एक तरीके की टाइम मशीन की तरह ही है, क्योंकि जिसको देखकर आप म्यूजियम में जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुराने समय में चले गए हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इसमें खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे। जैसे इसमें क प्रश्न पूछा है, अनु के खिलौने कैसे थे और लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? तो देखो इसका आंसर मैंने यहाँ लिखा है, अनु के खिलौने नारियल की जटा से बने घर,
तथा लकड़ी के खिलौने जैसे गुड़िया और तीर कमान थे। लंदन में एंजेला के खिलौने प्लास्टिक और धातु के बने आधुनिक खिलौने रहे होंगे। यहाँ तो खिलौने कैसे थे, बिल्कुल नेचुरल चीजों से बने थे अन्नू के खिलौने, ठीक है, इसलिए तो एंजेला को थोड़े अलग से लगे वो। प्रश्न खा पूछा है, आप घर पे कौन कौन से खिलौनों से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। तो इसमें आंसर है, मैं घर पर गुड़िया, गेंद, बैट बॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि खिलौने से खेलती या खेलता रहा हूँ। तो देखो, आपको इसका आंसर खुद बनाना है कि आप कौन से गेम्स जो खेलते थे, कौन से खिलौनों से खेलते थे, ये आपको खुद लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख के बता दिया है। प्रश्न का देखते हैं, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन कौन से खिलौने मिलते हैं? हाथ से बने होते हैं जो हैंडमेड होते हैं, मैन मेड भी कहते हैं, जिसे हाथ से बनाया जाता है। तो मैंने इसका आंसर लिखा है, हमारे यहाँ मिट्टी के बर्तन, लकड़ी की गाड़ी, कागज की पतंग जैसे खिलौने मिलते हैं। ये किससे बने होते हैं? सारे हाथ से बने होते हैं, ठीक है। अगर आपके आसपास कुछ और ऐसी चीजें मिलती हैं जो हाथ से बनी होती हो बच्चों के खिलौने के रूप में, तो आपको उनका नाम यहाँ पे लिखना है। प्रश्न घ देखते हैं, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज की मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको बताइए। तो आपको एक अपने हाथ से कोई सा भी खिलौना बनाना है, जैसे कि आप एक चिकनी मिट्टी से कोई बर्तन बना सकते हैं, वो भी एक खिलौना हो गया, या पेपर से आप फूल बना सकते हैं, पेपर से टोपी बना सकते हैं, बॉल बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप बना सकते हैं, पतंग बना सकते हैं। तो आपने वो कैसे बनाई, आपको अपनी क्लास में जाके सभी बच्चों को बताना भी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप खुद करके देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें पत्र। इसमें क है, मान लीजिए आप एंजेला है, आप लंदन से लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है। अपनी सखी अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो अब आपको अपने आप को एंजेला मानना है और आप क्या है, आप लंदन आ चुके हैं भारत को घूम के। तो आपको अपनी जो मित्र थी अनु, उसको पत्र लिखना है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और अब आप कैसा महसूस कर रहे हो, ठीक है। तो देखो, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है, जैसे प्रिय अनु नमस्ते, यहाँ दिनांक यानी कि डेट आ जाएगी, जो भी डेट को आप लिख रहे हैं वो यहाँ लिख देंगे। फिर मुझे आशा है तुम ठीक होगी, मैं लंदन लौट चुकी हूँ, लेकिन भारत की याद मुझे हमेशा आती रहती है। असम में बिताए गए दिनों को मैं कभी नहीं भूलूंगी। असम के लोग बहुत प्यारे हैं और वहाँ की संस्कृति, संगीत और नृत्य में खास बात है। सच में भारत का अनुभव मेरे लिए अद्भुत था। तुमसे जल्द ही मुलाकात होगी। अब आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं और भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये लिख के बता दिया कि आप इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर लास्ट में आप इसको इस लेटर को एंड करेंगे स्नेह सहित एंजेला, क्योंकि आप जो लेटर लिखता है उसका नाम नीचे आता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है, देखो ख प्रश्न क्या पूछा है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे आदि डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। तो जब आप कोई पत्र लिखते हैं तो उसको क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ये आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाती है। संभव हो तो आप भी अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीद के पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। तो जाइए, आप एक पोस्ट कार्ड खरीदिए किसी पोस्ट ऑफिस में जाके और पत्र लिखने का एक पत्र लिखकर देखिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है। फिर इसमें ग प्रश्न है, क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। तो क्या होता है, जब आप कहीं लेटर लिखते हैं ना, मान लीजिए आप भारत में और भारत से कहीं और लेटर लिख रहे हैं किसी और देश के लिए, तो आपको क्या करना है, उस भारत की एक डाक टिकट दी जाएगी आपको, वो आपको उस पर पेस्ट करनी होगी, ठीक है। भारत का डाक विभाग भी समय समय पर डाक टिकट जारी करता रहता है। डाक टिकट किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश के डाक टिकटों को एकत्रित करना पसंद करते हैं। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। तो देखो, इस तरीके के होते हैं डाक चित्र, ठीक है। ये डाक टिकट होती है जो उस पर जब आप कोई लेटर लिखते हैं तो उस पर पेस्ट की जाती है। तो आप देख सकते हैं ये कितने सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ लेखकों के नाम पे दिए गए हैं।
ये देखिए, अब इस पे कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं, जरा उनका आंसर देख लेते हैं। तो इसमें प्रश्न का है, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो मैंने इसका आंसर यहाँ लिखा है, देखो ऊपर ये। तो मैंने लिखा है, मुझे रामधारी सिंह दिनकर वाला डाक टिकट बहुत अच्छा लगा। कौन सा है वो? ये वाला है, देखो ये वाला इनका लिखा है मैंने, क्योंकि दिनकर की एक महान लेखक है, दिनकर जी आएगा यहाँ पे। दिनकर जी एक महान लेखक है, इनके लेखन ने भारतीय साहित्य को नई पहचान दी है, नई पहचान दी है। इन्होंने अनेकों कविताओं की रचना की है जो समाज में जागरूकता फैलाती हैं। तो क्या है, ये एक कवि है, एक लेखक है, जिन्होंने क्या है, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी हैं। एक तो हमने भी पढ़ी है आपकी इसी बुक में, ठीक है। अब आपको जो अच्छी लगती हो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न खा देखते हैं, डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन सी जानकारी दी गई है? तो इसका आंसर है, डाक टिकट पर लेखकों के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानकारी दी जाती है। जैसे उनकी जन्म की तारीख लिखी होती है, प्रमुख काव्य या साहित्यिक कृतियां होती हैं और उनके सामाजिक और साहित्यिक प्रभाव के बारे में लिखा होता है कि क्या उन्होंने लिखा, जिससे समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। ये सब क्या होता है, हमें डाक टिकटों पर लिखा मिल जाता है। पहेली, आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ असमिया पहेलियां। हो सकता है इनमें से कुछ पहेलियों को आपको पढ़ के लगे, अरे ये पहेली तो मेरे घर पर भी बूझी जाती है। तो कुछ पहेलियां आप पहली बार बूझेंगे। तो आइए आनंद लेते हैं इन रंग बिरंगी पहेलियों का। तो देखो, इसमें है एक बॉक्स सा दिया हुआ है, जिसमें इसमें है क्रम संख्या, यहाँ पे है असमिया पहेली जो असम की लैंग्वेज में बोली जाती है, हिंदी पहेली और संकेत। पहली है इसमें जो असम लैंग्वेज में, हाथीर दांत कदमर पात। तो इसमें होता है हिंदी में, हाथी के दांत सी कदम के पास सी। तो क्या होती है, ये होती है मूली। हाथी के दांत की क्यों बोला है? क्योंकि ये सफेद रंग की होती है, ठीक है। सेकंड है इसमें, पानी आसे मास नाई, हाबी आसे बाग नाई। यानी कि हिंदी में है, पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं। तो ये क्या होता है, ये है नारियल, क्योंकि नारियल में पानी होता है लेकिन ये मछली नहीं है, और इसके ऊपर ये बाल जैसे होता है ना, लेकिन ये बाघ नहीं है। तीसरी पहेली है इसमें, आइए बुलीले ने लागे, बोपाई बुलीले लागे। हिंदी में है, लग लग कहे तो ना लगे, बेलग कहे तो लग जाए। क्या है, अगर आप कहेंगे ना, आप अपनी होठ से बोल के देखिए, लग लग, जब आप लग लग बोलेंगे तो आपके होठ आपस में नहीं मिलते, लेकिन जैसे ही आप बोलोगे ना बेलग, तभी आपके होठ आपस में मिल जाते हैं। तो वही इसका मतलब होता है होठ। फोर्थ है इसमें, सय चरण कृष्ण वरण, पेट कटिलऊ नाई मरण। यानी काला तन और 6 है चरण, चरण होते हैं पैर, पेट कटे पर नहीं मरण। क्या है, ये होती है चींटी। क्या होता है इसकी, ये काले रंग की होती है, इसके 6 पैर होते हैं और इसका जो पेट होता है जगह जगह से कटा कटा सा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया चींटी। नेक्स्ट है इसमें, झरोके से। असम भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में है, जिसे आप अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए भी जाना जाता है। आपने पढ़ा है कि असम का रेशम, जिसे मूंगा सिल्क भी कहा जाता है, बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप जानना चाहते हैं यह क्या है और कैसे बनता है और क्यों प्रसिद्ध है? हाँ, तो चलिए पढ़िए, इसे पढ़ते हैं। तो ये कहानी सी दी हुई है मूंगा सिल्क के बारे में जो असम में है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहां प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। तो क्या है, ये एक स्टोरी लिख रहा है, वही जिसने ये कहानी लिखी है, तो वो अपनी स्टोरी अपने लैंग्वेज में बता रहा है कि मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पे हुई थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो महिलाओं को देखता था एक विशेष प्रकार की साड़ी पहने हुए, जो सबकी साड़ी सेम सी लगती थी। यह साड़ी सदैव भूरे सुनहरे रंग की झिलमिल सी होती थी। कौन से रंग की? भूरे और सुनहरे रंग की। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग के बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। लाल काली बॉर्डर कैसी होती थी? लाल काली बॉर्डर होती थी, हरे, लाल अथवा पीले रंग के बूटों की कढ़ाई होती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया तो वहां भी अधिकतर महिलाएं उसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियां पहनकर आई थी। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के
कुर्ते पहने हुए थे। बस केवल रंगों में हल्के या गहरे रंग का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि ये कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है। तो क्या था, वो लेखक लिखता है कि मैंने देखा कि सब जो महिलाएं और पुरुष है एक जैसा ही चमकीला कपड़ा पहने हुए थे, जो कि ऐसा था सुनहरा भूरा चमकीला। तो उसने अपने एक मित्र से पूछा जो असम में ही रहते थे कि यहाँ पे सबने एक जैसी साड़ी पहन रखी है जिसमें थोड़ा सा ही अंतर है, और कुर्ते भी ऐसे पहन रखे हैं जिसमें चमक तो सबकी एक जैसी है, कलर में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो देखो उसका मित्र क्या बताता है। मित्र ने बताया कि ये भूरा नहीं बल्कि सुनहरा है। क्या बोला उन्होंने कि ये भूरा नहीं सुनहरा है। ये असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ है पीला या गहरा भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि संपूर्ण विश्व में यह केवल असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। यह असम की प्रकृति द्वारा दिया गया अनमोल और अद्वितीय उपहार है। तो मित्र ने क्या बताया कि ये एक मूंगा सिल्क है, ठीक है। और ये कैसा होता है, ये होता है पीला गहरा और भूरा रंग का। और ये इसकी बड़ी विशेषता क्या है, संपूर्ण विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। ये वर्ल्ड में और कहीं नहीं उगाया जाता, सिर्फ कहाँ होता है, सिर्फ असम में ही होता है, ठीक है। और देश के पूर्वोत्तर यानी कि पूर्व के जितने भी राज्य थे वहाँ उगाया जाता है। ये एक अनमोल और अद्वितीय उपहार है क्योंकि ये वहीं उगाया जाता है और कहीं नहीं होता। तो मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की एक खूबी यह भी है कि अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन कराने की आवश्यकता नहीं होती, कि इस कपड़े को ड्राई क्लीन करवाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें घर पर ही धोया जा सकता है। हर धुलाई के बाद इनका निखार बढ़ता ही जाता है। एक साड़ी औसतन 50 वर्ष तक खराब नहीं होती। देखो कितने साल चलती है, 50 साल। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे मजबूत होता है। तो कैसा होता है, मूंगा रेशम बहुत मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। औषधीय गुण यानी कि मतलब जिससे औषधि वाले मेडिसिन वाले गुण भी इसमें होते हैं, ठीक है। तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है विमल श्रीवास्तव, और ये कहाँ से लिया गया है, एक पत्रिका से लिया गया है, और ये लिखा था अप्रैल 2008 में, ठीक है। क्या था ये मूंगा सिल्क। इसकी देखो एक पिक्चर भी दी हुई है साइड में जो आप देख सकते हैं। इस तरीके का चमकीला होता है और इस तरीके की कढ़ाई होती है बूटियों वाली, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें साझी समझ। आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों, अपने समूह में बताइए। तो आपको बताना है जो अभी हमने ये लेख पढ़ा था मूंगा सिल्क के बारे में, तो आपको बताना है इसमें आपको क्या अच्छा लगा और अपने समूह में क्लास में बताना है, ठीक है। फिर है खोजबीन के लिए। असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप क्या जान सकते हैं, और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं, जिन्हें इंटरनेट कड़ियों तथा QR कोड की सहायता से पढ़े, देखे व समझें। तो आपको ये देखना है नेट पे जाके क्या, असम बिहू के लोकगीत, सत्रिय नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्य के लोक नृत्य, भाषा संगम असमिया, मुकोली बिहू। तो आपको ये सारी जानकारी इंटरनेट से मिल सकती है, अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं, घर में कोई बड़ा हो उसकी हेल्प ले सकते हैं ये जानने के लिए, ठीक है। तो ये था चैप्टर 8 जिसको हमने पढ़ा। अब हम करेंगे चैप्टर 9। इससे पहले हम चैप्टर 7 इसके कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो देख सकते हैं। ये चैप्टर आपको एक बार खुद से भी पढ़ना है। कुछ नहीं समझ में आया तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकती हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए, ठीक है। अब हम मिलते हैं चैप्टर 9 जो हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।